जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड। जीव जगत कैसा निराला है। जीवों के विस्तृत प्रकारों की श्रृंखला विस्मयकारी है। असाधारण वास स्थान, चाहे वे ठंडे पर्वत, पर्णपाती वन, महासागर, अलवणीय मीठा जलीय झीलें, मरुस्थल अथवा गर्म झरनों जिनमें जीव रहते हैं, वे हमें आश्चर्यचकित कर देते हैं। सर पर दौड़ते घोड़े, प्रवासी पक्षियों, घाटियों में खिलते फूल अथवा आक्रमणकारी सार्क की सुंदरता विस्मय तथा चमत्कार का आह्वान करती है। पारिस्थितिक विरोध तथा समष्टि के सदस्यों तथा समष्टि और समुदायों में सहयोग अथवा यहाँ तक कि कोशिका में आणविक गतिविधि से पता चलता है कि वास्तव में जीवन क्या है। इस प्रश्न में दो निर्विवाद प्रश्न है। पहला तकनीकी है कि जो जीव तथा निर्जीव क्या है, इसका उत्तर खोजने का प्रयत्न करता है, तथा दूसरा प्रश्न दार्शनिक है, जो ये जानने का प्रयत्न करता है कि जीवन का उद्देश्य क्या है। वैज्ञानिक होने के नाते हम दूसरे प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास नहीं करेंगे। हम इस विषय पर चिंतन करेंगे कि जीव क्या है। अब ये यहाँ से नई एनसीईआरटी में हटा दिया है। अब ये चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से। पहले पुरानी एनसीईआरटी में कंप्लीट था, अब ये नए सिलेबस में हटा दिया है, तो ये चैप्टर नई एनसीईआरटी में यहाँ से स्टार्ट होता है। यदि आप अपने आसपास देखें तो आप जीवों की बहुत सी किस्में देखेंगे। ये किस्में गमले में उगने वाले पौधे, कीट, पक्षी, पालतू अथवा अन्य प्राणी में पौधे हो सकती है। बहुत से ऐसे जीव भी होते हैं जिन्हें आप आंखों की सहायता से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास ही हैं। यदि आप अपने अवलोकन क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो आपको विविधता की एक बहुत बड़ी श्रृंखला दिखाई पड़ेगी। स्पष्टतः यदि आप किसी सघन वन में जाएं तो आपको जीवों की बहुत बड़ी संख्या तथा उसकी कई किस्में दिखाई पड़ेंगी। प्रत्येक प्रकार के पौधे, जंतु अथवा जीव जो आप देखते हैं, किसी एक प्रजाति स्पीशीज का प्रतीक है। अब तक ज्ञात तथा वर्णित स्पीशीज की संख्या लगभग 1.7 मिलियन से लेकर 1.8 मिलियन तक हो सकती है। हम इसे जैविक विविधता अथवा पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या तथा प्रकार कहते हैं। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि जैसे जैसे हम नए तथा यहाँ तक पुराने क्षेत्रों की खोज बढ़ाते हैं, यहाँ तक कि पुराने क्षेत्रों की खोज करते हैं, हमें नए नए जीवों का पता लगता रहता है। जैसा कि ऊपर बताया गया है कि विश्व में कई मिलियन पौधे तथा प्राणी हैं। हम पौधे तथा प्राणियों को उनके स्थानीय नाम से जानते हैं। ये स्थानीय नाम एक ही देश के विभिन्न स्थान के अनुसार बदलते रहते हैं। यदि हमने कोई ऐसी विधि नहीं निकाली जिसके द्वारा हम किसी भी जीव के विषय में चर्चा कर सके, जो शायद इससे भ्रमकारी स्थिति पैदा हो सकती है। प्रत्येक जीव का एक मानक नाम होता है जिससे वह उसी नाम से सारे विश्व में जाना जाता है। इस प्रक्रिया को नाम पद्धति कहते हैं। स्पष्टतः नाम पद्धति तभी संभव है जब जीवों का वर्णन सही हो और हम यह जानते हों कि यह नाम किस जीव का है। इसे पहचानना कहते हैं। अध्ययन को सरल करने के लिए अनेकों वैज्ञानिकों ने प्रत्येक ज्ञात जीवों को वैज्ञानिक नाम देने की प्रक्रिया बनाई। इस प्रक्रिया को विश्व में सभी जीव वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया। पौधों के लिए वैज्ञानिक नाम का आधार सर्वमान्य नियम तथा कसौटी है, जिसको इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर ICBN ने दिया। आप पूछ सकते हैं कि प्राणियों का नामकरण कैसे किया जाता है। प्राणी वर्गीविदों ने इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ICZN बनाया। वैज्ञानिक नाम की यह गारंटी है कि प्रत्येक जीव का एक ही नाम रहे। किसी भी जीव के वर्णन में विश्व में किसी भी भाग में लोग एक ही नाम से बता सकें। वे ये सुनिश्चित भी करते हैं कि एक ही नाम किसी दूसरे ज्ञात जीव का न हो। जीव विज्ञानी
ज्ञात जीवों के वैज्ञानिक नाम देने के लिए सार्वजनिक मान्य नियमों का पालन करते हैं। प्रत्येक नाम के दो घटक होते हैं, वंशनाम तथा जाति संकेत पद। इस प्रणाली को इस प्रणाली को जिसमें दो नाम के घटक होते हैं उसे द्विनाम पद्धति कहते हैं। इस नामकरण प्रणाली को कैरोलस लीनियस ने सुझाया था। इसका उपयोग सारे विश्व के जीव विज्ञानी करते हैं। दो शब्दों वाली नामकरण प्रणाली बहुत ही सुविधाजनक है। आओ आपको आम के उदाहरण द्वारा वैज्ञानिक नाम देने की विधि को समझाइए। आम का वैज्ञानिक नाम मैंजीफेरा इंडिका है। तब आप यह देख सकते हैं कि यह नाम कैसे द्विपद है। इस नाम में मैंजीफेरा वंशनाम जबकि इंडिका एक विशिष्ट स्पीशीज अथवा जाति संकेत पद है। नाम पद्धति के अन्य सार्वजनिक नियम निम्नलिखित हैं। पहला है, जैविक नाम प्राय लैटिन भाषा में होते हैं और तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। इनका उद्भव चाहे कहीं से भी हुआ हो, इन्हें लैटिनीकरण अथवा इन्हें लैटिन भाषा का व्युत्पन्न समझा जाता है। जैविक नाम में पहला शब्द वंशनाम होता है जबकि दूसरा शब्द जाति संकेत पद होता है। जैविक नाम को हाथ से जब लिखते हैं तब दोनों शब्दों को अलग अलग रेखांकित अथवा छपाई में तिरछा लिखना चाहिए। यह रेखांकन उनके लैटिन उद्भव को दिखाता है। पहला अक्षर वंश नाम को बताता है, वह बड़े अक्षर में होना चाहिए, जबकि जाति संकेत पद छोटा अक्षर होना चाहिए। मैंजीफेरा इंडिका के उदाहरण को इसकी व्याख्या कर सकते हैं। जाति संकेत पद के बाद अर्थात जैविक नाम के अंत में लेखक का नाम लिखते हैं और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। उदाहरण के लिए मैंजीफेरा इंडिका लिन। इसका अर्थ है सबसे पहले स्पीशीज का वर्णन लीनियस ने किया था। यद्यपि सभी जीवों का अध्ययन करना लगभग असंभव है, इसलिए ऐसी युक्ति बनाने की आवश्यकता है जो इसे संभव कर सके। इस प्रक्रिया को वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण की वह प्रक्रिया जिसमें कुछ सरलता से दृश्य गुणों के आधार पर सुविधाजनक वर्ग में वर्गीकृत किया जा सके। उदाहरण के लिए हम पौधे अथवा प्राणियों और कुत्ता, बिल्ली अथवा कीट को सरलता से पहचान लेते हैं। जैसे जैसे ही हम इन शब्दों का उपयोग करते हैं उसी समय हमारे मस्तिष्क में इन जीवों के ऐसे गुण आ जाते हैं जिनमें उनका उस वर्ग से संबंध होता है। जब आप कुत्ते के विषय में सोचते हैं तो आपके मस्तिष्क में क्या प्रतिबिंब बनता है? स्पष्टतः आप कुत्ते को ही देखेंगे, न कि बिल्ली को। अब यदि एल्सेशियन के विषय में सोचे तो हमें पता लगता है कि हम किसके विषय में चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार मान लो हमें स्तनधारी कहना है तो आप ऐसे जंतु के विषय में सोचेंगे जिसके बाएं कान और शरीर पर बाल होते हैं। इसी प्रकार पौधे में यदि हम गेहूं के विषय में चर्चा करेंगे तो हमारे मस्तिष्क में गेहूं का पौधा आ जाएगा। इसलिए ये सभी कुत्ता, बिल्ली, स्तनधारी, गेहूं, चावल, पौधे, जंतु आदि सुविधाजनक वर्ग हैं जिनका उपयोग हम पढ़ने में करते हैं। इन वर्गों की वैज्ञानिक शब्दावली टैक्सा है। यहाँ आपको स्वीकार करना चाहिए कि टैक्सा विभिन्न स्तर पर सही वर्गों को बता सकता है। पौधे भी एक टैक्सा है, गेहूं भी एक टैक्सा है। इसी प्रकार जंतु, स्तनधारी, कुत्ता ये सभी टैक्सा हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुत्ता एक स्तनधारी और स्तनधारी प्राणी है? इसलिए प्राणी, स्तनधारी तथा कुत्ता विभिन्न स्तरों पर टैक्सा को बताता है। इसलिए गुणों के आधार पर सभी जीवों को विभिन्न टैक्सा में वर्गीकृत कर सकते हैं। गुण जैसे प्रकार, रचना, कोशिका की रचना, विकासीय प्रक्रम तथा जीव की पारिस्थितिक सूचनाएं आवश्यक हैं और ये आधुनिक वर्गीकरण अध्ययन के लिए आधार हैं। इसलिए विशेषीकरण, पहचान, अभिज्ञान, वर्गीकरण तथा नाम पद्धति आदि ऐसे प्रक्रम प्रणाली हैं जो वर्गीकरण विज्ञान के आधार हैं। वर्गीकी कोई नई नहीं है। मानव सदैव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करता रहा है, विशेष रूप से उनके विषय में जो उनके लिए उपयोगी थे।
आदि मानव को अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, कपड़े तथा आश्रय के लिए नए-नए स्रोत खोजने पड़ते थे, इसलिए विभिन्न जीवों के वर्गीकरण का आधार उपयोग पर आधारित था। काफ़ी समय काफ़ी समय से मानव विभिन्न प्रकार के जीवों के विषय में जानने और उसकी विविधता सहित उनके संबंध में रुचि लेता रहा है। इस यह अध्ययन की शाखा अध्ययन की इस शाखा को वर्गीकरण पद्धति सिस्टमैटिक्स कहते हैं। सिस्टमैटिक शब्द लैटिन शब्द सिस्टेमा से आया है, जिसका अर्थ है जीवों की नियमित व्यवस्था। लिनियस ने अपने पब्लिकेशन का टाइटल सिस्टेमा नेचर चुना। वर्गीकरण पद्धति में पहचान, नाम पद्धति तथा वर्गीकरण को शामिल करके इसके क्षेत्र को बढ़ा दिया गया है। वर्गीकरण पद्धति में जीवों के विकासीय संबंध का भी ध्यान रखा गया है। आगे आते हैं वर्गीकी संवर्ग। वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं, बल्कि इनमें पदानुक्रम सोपान होते हैं, जिनमें प्रत्येक सोपान पद अथवा वर्ग को प्रदर्शित करता है। चूंकि संवर्ग समस्त वर्ग की व्यवस्था है, इसलिए इसे वर्गीकी संवर्ग कहते हैं, और तभी सारे संवर्ग मिलकर वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद को दिखाता है और इसे प्राय वर्गक या टैक्सोन कहते हैं। वर्गीकी संवर्ग तथा पदानुक्रम का वर्णन एक उदाहरण द्वारा कर सकते हैं। कीट जीवों के एक वर्ग को दिखाता है जिसमें एक समान गुण जैसे 3 जोड़ी संधिपाद टांगें होती हैं। जिसका अर्थ है कि कीट स्वांगीकरण सुस्पष्ट जीव है जिसका वर्गीकरण किया जा सकता है, इसलिए इसे एक पद अथवा संवर्ग का दर्जा दिया गया है। क्या आप ऐसे किसी जीवों के अन्य वर्ग का नाम बता सकते हैं? स्मरण रहे कि वर्ग संवर्ग को दिखाता है। प्रत्येक पद अथवा वर्गक वास्तव में वर्गीकरण की एक इकाई को बताता है। ये वर्गीकी वर्ग संवर्ग सुस्पष्ट जैविक है, ना कि केवल आकारिकीय समूहन। सभी ज्ञात जीवों के वर्गीकीय अध्ययन से सामान्य संवर्ग जैसे जगत, किंगडम, संघ, फाइलम अथवा भाग, पौधे के लिए वर्ग, क्लास, गण, ऑर्डर, कुल, फैमिली, वंश यानी जीनस तथा जाति, स्पीशीज का विकास हुआ। पौधों का पौधों तथा प्राणियों दोनों में स्पीशीज सबसे निचले संवर्ग में आती है। अब आप यह प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसी जीव को विभिन्न संवर्गों में कैसे रखते हैं। इसके लिए मूलभूत आवश्यकता व्यष्टि अथवा उसके वर्ग के गुणों का ज्ञान होना है। यह समान प्रकार के जीवों तथा अन्य प्रकार के जीवों में समानता तथा भिन्नता को पहचानने में सहायता करता है। स्पीशीज यानी जाति। वर्गीकी अध्ययन में जीवों के वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है उसे स्पीशीज कहते हैं। हम किसी भी स्पीशीज को उसमें समीपस्थ संबंधित स्पीशीज से उसके आकारिकीय विभिन्नता के आधार पर उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। हम इसके लिए मैंजीफेरा इंडिका आम, सोलेनम ट्यूबिरोसम आलू तथा पैंथर लियो शेर के उदाहरण लेते हैं। इन सभी तीनों नामों में इंडिका, ट्यूबरोसम तथा लियो जाति संकेत पद है, जबकि पहले शब्द मैंजीफेरा, सोलेनम तथा पैंथर वंश के नाम हैं, और यह टैक्सा अथवा संवर्ग का भी निरूपण करते हैं। प्रत्येक वंश में एक अथवा एक से अधिक जाति संकेत पद हो सकते हैं जो विभिन्न जीवों जिनमें आकार के गुण समान हो को दिखाते हैं। उदाहरण पैंथर में एक अन्य जाति संकेत पद है जिसे टिग्रिस कहते हैं। सोलेनम वंश में नाइग्रम, मेलेंजना भी आते हैं। मानव की जाति सेपियंस है जो होमो वंश में आता है, इसलिए मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है। आगे है वंश यानी जीनस। वंश में संबंधित स्पीशीज का एक वर्ग आता है जिसमें स्पीशीज के गुण अन्य वंश में
स्थित स्पीशीज की तुलना में समान होते हैं। हम कह सकते हैं कि वंश समीपस्थ संबंधित स्पीशीज का एक समूह है। उदाहरण आलू, टमाटर, बैंगन, ये तीनों अलग अलग स्पीशीज हैं लेकिन सभी सोलेनम वंश में आती हैं। शेर, पैंथर लियो, चीता, पैंथर पारडस और तथा पैंथर टिग्रिस जिनमें जिनमें बहुत से गुण हैं, वे सभी पैंथर वंश में आते हैं। यह वंश दूसरे वंश फेलिस जिसमें बिल्ली आती है से भिन्न है। आगे कुल फैमिली। अगला संवर्ग कुल है जिसमें संबंधित वंश आते हैं। वंश स्पीशीज की तुलना में बहुत कम समानता प्रदर्शित करते हैं। कुल वर्गीकरण का आधार पौधे के कायिक तथा जनन गुण है। उदाहरण पौधे में 3 विभिन्न वंश सोलेनम, पिटूनिया तथा धतूरा को सोलेनेसी कुल में रखते हैं, जबकि प्राणी वंश पैंथर जिसमें शेर, बाघ, चीता आते हैं को फेलिस यानी बिल्ली के साथ फेलिडी कुल में रखते हैं। इसी प्रकार यदि आप बिल्ली तथा कुत्ते के लक्षण को देखो तो आपको दोनों में कुछ समानताएं तथा कुछ भिन्नताएं दिखाई पड़ेंगी। उन्हें क्रम से 2 विभिन्न कुलों जैसे कैनिडी तथा फेलिडी में रखा गया है। आगे आते हैं गण यानी ऑर्डर। आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान आपने पहले देखा है कि संवर्ग जैसे स्पीशीज, वंश तथा कुल समान तीनों लक्षण पर आधारित हैं। प्राय गण तथा अन्य उच्चतर वर्गीय संवर्ग की पहचान लक्षणों के समूहन के आधार पर करते हैं। गण में उच्चतर वर्ग होने के कारण कुलों के समूह होते हैं। जिनके कुछ लक्षण एक समान होते हैं। इनमें एक जैसे लक्षण कुल में शामिल विभिन्न वंश की अपेक्षा कम होते हैं। पादप कुल जैसे कॉन्क्युलेसी, सोलोनेसी को पॉलीसोनियलस गण में रखा गया है। इसका मुख्य आधार पुष्पीय लक्षण है, जबकि प्राणी कॉर्निवेरा गण में फेलिडी तथा कैनिडी कुलों को रखा गया है। आगे आते हैं वर्ग यानी क्लास। इस संवर्ग में संबंधित गण आते हैं। उदाहरण प्राइमेट गण जिसमें बंदर, गोरिल्ला तथा गिब्बान आते हैं, और कॉर्निवेरा गण जिसमें बाघ, बिल्ली तथा कुत्ता आते हैं को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। इसके अतिरिक्त मैमेलिया वर्ग में अन्य गण भी आते हैं। आगे संघ यानी फाइलम। वर्ग जिसमें जंतु जैसे मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी आते हैं। अगले उच्चतर संवर्ग जिसे संघ कहते हैं का निर्माण करते हैं। इन सभी को एक समान गुणों जैसे पृष्ठरज्जु, नोटोकॉर्ड तथा पृष्ठीय खोखला तंत्रिका तंत्र के होने के आधार पर कोर्डेटा संघ में रखा गया है। पौधों में इन वर्गों जिसमें कुछ एक ही समान लक्षण होते हैं को उच्चतर संवर्ग भाग डिवीजन में रखा गया है। आगे आते हैं जगत यानी किंगडम। जंतु के वर्गीय तंत्र में विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को उच्चतम संवर्ग जगत में रखा गया है, जबकि पादप जगत के विभिन्न भाग डिवीजन के सभी पौधों को रखा गया है। विभिन्न संघों के सभी प्राणियों को एक अलग अलग जगत यानी एनिमिलिया में रखा गया है, जिससे कि उन्हें पौधों से अलग किया जा सके। पौधों को प्लांटी जगत में रखा गया है। भविष्य में हम इन 2 वर्गों को जंतु तथा पादप जगत कहेंगे। इनमें स्पीशीज से लेकर जगत तक विभिन्न वर्गीय संवर्ग को आरोही क्रम में दिखाया गया है। ये संवर्ग यद्यपि वर्गीय विज्ञानियों ने इस पदानुक्रम में उप संवर्ग में भी बताए हैं, जिनमें विभिन्न टैक्सा का उचित वैज्ञानिक स्थान देने में सुविधा होती है। चित्र 1.1 में पदानुक्रम को देखो। क्या आप इस व्यवस्था के आधार का
स्मरण कर सकते हो। उदाहरण के लिए जैसे जैसे हम स्पीशीज से जगत की ओर ऊपर जाते हैं, वैसे ही समान गुणों में कमी आती जाती है। सबसे नीचे जो टैक्सा होगा, उसके सदस्यों में सबसे अधिक समान गुण होंगे। जैसे जैसे उच्चतर संवर्ग की ओर जाते हैं, अन्य टैक्सा के संबंधित निर्धारित करने कर उसी स्तर पर अन्य टैक्सा के संबंध निर्धारित करने अधिक कठिन हो जाते हैं। इसलिए वर्गीकरण की समस्या और भी जटिल हो जाती है। ये आरोही क्रम में पदानुक्रम वर्गीकी संवर्ग। सबसे पहले जाति, फिर उसके बाद वंश, उसके ऊपर आता है कुल फैमिली, फिर गण ऑर्डर, वर्ग क्लास, फिर संघ फाइलम या भाग डिवीजन, और सबसे ऊपर आता है जगत यानी किंगडम। आगे ये टेबल वर्गीकी संवर्ग सहित कुछ जीव। ये सामान्य नाम है, ये जैविक नाम तो देखते हैं। मानव, जिसका सामान्य नाम मानव, तो जैविक नाम होमो सेपियंस। वंश इसका होमो है, कुल होमिनिडी, गण प्राइमेट और वर्ग मेमेलिया है, और संघ है कॉर्डेटा। घरेलू मक्खी का जैविक नाम मस्का डोमेस्टिका, वंश मस्का, कुल म्यूसिडी, और गण की बात करें डिप्टेरा, वर्ग आता है इंसेक्ट, और संघ आता है ऑर्थोपोडा। आम का जैविक नाम है मेंजीफेरा इंडिका, और वंश की बात करें तो मेंजीफेरा, कुल आता है एनाकार्डियेसी, गण आता है सेफिंडेलस, और वर्ग आता है डाइकोटिलीडी, और संघ आता है एंजियोस्पर्म। फिर आगे गेहूं का जैविक नाम है ट्रिटिकम एस्टिवम, वंश है ट्रिटिकम, कुल है पोएसी, गण है पोएलस, और मोनोकोट इसका वर्ग है, और संघ इसका है एंजियोस्पर्म। आगे आते हैं वर्गीकी सहायता साधन। ये तो एनसीईआरटी से डिलीट कर दिया गया है, जो नई एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर यहीं तक है। अब इसकी समरी पढ़ते हैं। सारांश। जीव जगत में प्रचुर मात्रा में विविधताएं दिखाई पड़ती हैं। असंख्य पादप तथा प्राणियों की पहचान तथा उनका वर्णन किया गया है, परंतु अब भी इनकी बहुत बड़ी संख्या अज्ञात है। जीवों के एक विशाल परिसर को आकार, रंग, आवास, शरीर क्रियात्मक तथा आकारिकीय लक्षणों के कारण हमें जीवों की व्याख्या करने के लिए बाधित होना पड़ता है। जीवों की विविधता तथा उनकी किस्मों के अध्ययन को सुसाध्य एवं सरल बनाने के लिए जीव विज्ञानियों ने कुछ नियमों तथा सिद्धांतों का प्रतिपादन किया, जिससे जीवों की पहचान, उनका नाम पद्धति तथा वर्गीकरण संभव हो सके। ज्ञान की इस शाखा को वर्गीकी नाम दिया गया। पादप तथा प्राणियों की विभिन्न स्पीशीज का वर्गीकी अध्ययन कृषि, वानिकी और हमारे जैव संसाधन में विभिन्नता के सामान्य ज्ञान में लाभदायक सिद्ध हुई। वर्गीकी के मूलभूत आधार जैसे जीवों की पहचान, उनका नामकरण तथा वर्गीकरण विश्वव्यापी रूप से अंतर्राष्ट्रीय कोड के अंतर्गत विकसित किया गया। समरूप तथा विभिन्नताओं को आधार मानकर प्रत्येक जीव को पहचाना गया तथा उसे द्विपद नाम दिया गया। सही वैज्ञानिक तंत्र के अनुसार द्विपद नाम पद्धति जीव वैज्ञानिक नाम जो दो शब्दों से मिलकर बना होता है दिया जा सकता है। जीव वर्गीकरण तंत्र में अपने स्थान को प्रदर्शित करता है। बहुत ही वर्ग या पद होते हैं जिन्हें प्राय वर्गीकी संवर्ग अथवा टैक्सा कहते हैं। ये सभी वर्ग वर्गीकी पदानुक्रम बनाते हैं। वर्गविदों ने जीव की पहचान, नामकरण तथा वर्गीकरण को सुगम बनाने के लिए विभिन्न वर्गीकी साधन सामग्री विकसित की। ये अध्ययन वास्तविक नमूने पर किए जाते हैं जिन्हें भिन्न क्षेत्रों से एकत्रित किया जाता है। इन्हें हर्बेरियम, म्यूजियम, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क संदर्भ के लिए परिरक्षित किया जाता है। हर्बेरियम तथा म्यूजियम में नमूने को एकत्रित करने तथा परिरक्षित करने के लिए विशिष्ट तकनीक की आवश्यकता होती है। वनस्पति उद्यान, चिड़ियाघर में पौधों तथा प्राणियों के जीवित नमूने होते हैं। वर्गीविदों में वर्गीकी अध्ययन तथा सूचनाओं को प्रसारित करने के लिए मैनुअल तथा मोनोग्राफ को तैयार किया। लक्षणों के आधार पर वर्गीकी कुंजी जीवों को पहचानने में सहायक सिद्ध हुई। ये भी नई एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये भी सिलेबस हट गया है। तो ये हमारा द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कंप्लीट हुआ।